बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक परिवार रहता था। उनकी दो बेटियां थीं। एक की आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी और दूसरी की आंखें बहुत छोटी छोटी थी। वे दोनों बहुत आलसी थी। घर का कोई काम नहीं करती थी। उनकी माँ सारे दिन घर का काम करती रहती। एक बार उस घर का मुखिया कहीं जा रहा था और रास्ते में उसे एक अनाथ बच्ची दिखाई पड़ी। वो रो रही थी। उसने उससे उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम रेशमा बताया। उसको रेशमा पर दया आ गई और उसको घर लेकर आ गया। जब वो उसे घर लेकर आया तो उसकी पत्नी पहले तो बहुत नाराज हुई, लेकिन फिर वो राजी हो गई। कुछ दिन तक तो उसको बहुत प्यार मिला। धीरे धीरे घर के सारे काम का बोझ उस पर डाल दिया गया। वो रेशमा से घर का सारा काम करवाती। उसकी अपनी बेटियां दिन भर इधर उधर घूमती रहती। उनका किसी काम में दिल नहीं लगता था और रेशमा चुपचाप घर का सारा काम करती रहती। उसको जरा भी समय नहीं मिलता था। जो भी समय मिलता उसमें वो सूत काटती थी, कपड़े सिलाई करती, कपड़े धोती। सारे काम से जब कभी समय मिलता तो बाहर की तरफ बने हुए ओसारे में जाकर चितकबरी गाय के पास अपना दुखड़ा रोती। एक दिन उसने कहा कि ये लोग मुझसे सारा दिन काम करवाते हैं, मुझे ठीक से खाना भी नहीं देते। मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। उनको खुश रखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी वे हमेशा मुझ पर हुक्म ही चलाते रहते हैं। अब मैं चलती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे कपड़े धोने हैं और मुझे सूत भी काटना है। गाय अचानक उसकी तरफ देखने लगी और बिल्कुल इंसानों की आवाज में बोली, बेटी, तुम चिंता मत करो। तुम एक काम करो, मेरे दाहिने कान से घुसकर बाएं कान से बाहर आ जाओ। उसने ऐसा ही किया और जब वो बाहर आई तो उसने देखा कि कपड़ों का ढेर धुला हुआ रखा था और सारा सूत कता हुआ रखा था। वो बड़ी खुश हुई और घर में जाकर बाकी के काम निपटाने लगी। अब घर की मालकिन को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि रेशमा ने इतनी जल्दी सारा काम कैसे कर लिया। दूसरे दिन उसने उसको और ज्यादा काम दिया और अपनी बड़ी आंखों वाली बेटी को उसके पीछे भेज दिया और कहा कि जाकर देखो ये कैसे इतनी जल्दी सारा काम करती है। बड़ी बेटी उसके पीछे गई, लेकिन तेज धूप के कारण वो थक गई और लेट गई। रेशमा उसको लोरी सुनाने लगी, सो जाओ बड़ी आंखों वाली, सो जा, सो जा, दूसरी आंख तू भी सो जा। इतना कहते ही वो सो गई। बस फिर रेशमा चितकबरी गाय के पास गई और उसको सहलाया। उसके दाहिने कान से होकर बाएं कान से बाहर निकल गई। वो जैसे ही बाहर आई उसने देखा कि सारा कपड़ा भी धुला हुआ था, सारा सूत भी कता रखा था। जब वो उसको घर लेकर गई तो बहुत खुश थी। मालकिन ने जब ये देखा तो बेटी को बुलाया और पूछा, तुमने क्या देखा? तब उसने कहा कि मैं तो सो गई थी, मैंने कुछ नहीं देखा। दूसरे दिन उसने छोटी आंखों वाली बेटी को भेजा और पहले से भी अधिक काम देकर भेजा। अब की बार फिर वैसा ही हुआ। वो तो धूप में थककर सोने चली गई। सोने से पहले रेशमा ने उसे लोरी सुनाई, सो जा छोटी आंखों वाली, सो जा। इस बार दूसरी आंख को सोने को कहना भूल गई। दूसरी लड़की आंखें बंद करके सोने का बहाना करती रही और उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। रेशमा गाय के दाहिने कान में घुसी और बाएं कान से बाहर आ गई। इतनी देर में सारा काम हो चुका था। फिर सारा सामान लेकर अंदर गई। मालकिन उसको देखते ही आग बबूला हो गई, लेकिन कुछ कह नहीं सकती थी। उसने अपनी बेटी को बुलाकर पूछा कि क्या देखा। जब उसने गाय के साथ जो कुछ हुआ वो सब बता दिया। जब घर का मुखिया आया तो मालकिन ने कहा, तुम तुरंत जाकर चितकबरी गाय को खत्म करवा दो। उसने कहा, क्यों? वो तो बहुत अच्छी है, इतना दूध भी देती है।
लेकिन वो नहीं मानी। रेशमा बहुत उदास हो गई और उसने जाकर चितकबरी से सारी बात बताई। चितकबरी ने कहा, तुम चिंता मत करो, ये लोग जब मुझे मार डालेंगे तब तुम एक काम करना, मेरी सारी हड्डियों को इकट्ठा करके बगीचे में मिट्टी के नीचे दबा देना और उसमें रोज पानी देना। मैं एक सुंदर सेब का पेड़ बन जाऊंगी और थोड़े दिन बाद तुम्हारी सारी मुसीबत खत्म हो जाएगी। हो सकता है उसमें कुछ साल भी लग जाए। रेशमा रोती रही पर उस पर किसी को दया नहीं आई। घर के मुखिया ने कुछ लोगों को बुलाकर गाय को मरवा दिया। जैसे चितकबरी गाय ने कहा था, रेशमा ने वैसा ही किया। गाय की उन हड्डियों को बगीचे में मिट्टी के नीचे दबा दिया और रोज वहां पानी डालती और चुपके चुपके उसकी देखभाल करती। कुछ ही दिनों में वहां एक पौधा निकला। धीरे धीरे पौधा बड़ा होने लगा और जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे वो एक अद्भुत पेड़ बनता गया। एक दिन जब वो सोकर उठी तो उसने देखा कि उस पेड़ की डालियां चांदी की थी और पत्ते सोने के थे और उस पर बहुत रसीले लाल और मीठे सेब लगे हुए थे। रेशमा तो खुशी से पागल हो रही थी। जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। सबसे खास बात ये थी कि उस पेड़ का कोई भी फल जब भी दूसरा कोई तोड़ने जाता तो वो और ऊंचा हो जाता, लेकिन जैसे ही रेशमा जाती तो वो पेड़ बिल्कुल नीचे आ जाता। लेकिन ये बात और किसी को मालूम नहीं थी। वो खाली समय बचाकर उसके पास बैठती और उससे ढेर सारी बातें करती और उसके मीठे रसीले सेब खाती। एक दिन एक राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर उधर से जा रहा था। जैसे ही उसकी नजर सेब के उस अद्भुत पेड़ पर पड़ी, वो वहीं ठहर गया। उस समय उसकी बाकी दोनों बहनें भी वहां थी। राजकुमार ने कहा, अरे सुंदरियो, इन तीनों में से जो कोई भी मुझे इस पेड़ का सेब लाकर देगी, मैं उसी को अपनी रानी बना लूंगा। बड़ी बड़ी आंखों वाली सबसे पहले सेब तोड़ने के लिए दौड़ी, लेकिन तब तक सेब के पेड़ की टहनियां बहुत ऊंची हो गई और सेब तोड़ने के लिए वो पेड़ पर चढ़ गई, लेकिन उसके बाल उसके पत्तों में ही उलझ गए और चिल्लाते हुए वहां से भागी। उसके बाद दूसरी बहन सेब तोड़ने के लिए गई। उसने कहा, मैं तो जरूर तोड़ लाऊंगी, लेकिन पत्तों के झड़ने से उसकी आंखें ही धुंधला गई। अब सिर्फ रेशमा रह गई और उसके हाथ लगाते ही पेड़ की डालियां बिल्कुल नीचे आ गई। उसने खूब सारे सेब के फल तोड़े और उसने राजकुमार को दे दिए। राजकुमार ने सेब खाए और उसने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसने जैसे ही सुना वो शर्मा कर वहां से भाग गई। राजकुमार उसके पीछे पीछे उसके घर आया और उसने उसके मालिक से उसका हाथ मांग लिया। उसकी मालकिन तो बहुत नाराज हो रही थी। कहाँ तो उसने सोचा था कि अपनी बेटियों का ब्याह करेगी, लेकिन ये अनाथ लड़की ऐसी भाग्य की तेज निकली कि एक राजकुमार इसका हाथ मांग रहा है। वो ये भूल गई कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। राजकुमार के प्रस्ताव के सामने उसकी एक न चली। अब रेशमा और राजकुमार दोनों सुखी सुखी जीवन बिताने लगे। चितकबरी गाय की दया से उस लड़की ने आगे जीवन में कभी दुख नहीं देखा। एक गांव में राजन और सारिका नाम के दंपत्ति रहते थे। राजन की पहली बीवी की मौत हो गई थी, इसलिए उसने दूसरी शादी सारिका से की थी। राजन की पहली पत्नी से एक बेटी थी जिसका नाम गुड़िया था। वे बहुत सुंदर और प्यारी बच्ची थी। उसकी सौतेली माँ सारिका उससे अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, उससे घर का सारा काम करवाती थी। सारिका ने सवेरे सवेरे गुड़िया से चिल्लाकर कहा, अरे गुड़िया, जल्दी जल्दी उठ, कितना सोती है? आई माँ, मैं जाग चुकी हूँ। चल घर की सफाई कर, इसके बाद कपड़े भी धोने हैं। ठीक है माँ। गुड़िया उठकर जल्दी जल्दी घर की सफाई करने लगी। घर में कुछ सामान हटाते समय वह फिसल गई और उसके पैर में मोच आ गई। वह करा उठी, ओए माँ। अब क्या हो गया? कहाँ कूद गई? कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकती क्या?
गुड़िया ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, लेकिन उसने साफ सफाई का काम जारी रखा। घर की सफाई करने के बाद वे बाल्टी में कपड़े लेकर नदी की तरफ चल पड़ी। वह ठीक से नहीं चल पा रही थी। उसके साथ एक बहुत प्यारा कुत्ता भोलू भी चल पड़ा। दोनों नदी के किनारे पहुंच गए। बहुत सारे कपड़े धोने थे और गुड़िया के पैर में दर्द बहुत हो रहा था। उसका डॉगी भोलू बीच बीच में उसके पैर को चाट लेता था। गुड़िया को अपनी माँ की याद आ गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह पानी की तरफ देखे जा रही थी। अचानक से उस पानी में कोई बड़ी सी चीज उभरती हुई दिखी। उसने ध्यान से देखा, वह एक बहुत बड़ी सुंदर चमकती हुई मछली थी। प्यारी बच्ची, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? मेरा नाम गुड़िया है। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मुझे अपनी माँ की याद आ रही है। तुम्हारी माँ कहाँ है गुड़िया? वो तो इस दुनिया में नहीं है। मेरे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली है और वे माँ हमारे साथ रहती है। मछली की आंखों में से एक रोशनी निकलकर गुड़िया के पास तक आ गई। अब तुम्हारा दर्द कैसा है? गुड़िया का सारा दर्द गायब हो चुका था। अरे ये तो कमाल हो गया। मेरे पैर में अब कोई दर्द नहीं रहा। आपने तो जादू कर दिया। मछली रानी, आप बहुत अच्छी हो। अच्छा, अब मैं अपने कपड़े धो लेती हूँ। उस जादुई मछली ने कपड़ों पर एक प्रकाशमय नजर डाली और सारे कपड़े ऐसे साफ हो गए जैसे किसी ने उन्हें अच्छी तरह से साबुन लगाकर धो दिया हो। गुड़िया जादुई मछली का ये चमत्कार देखकर दंग रह गई। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसके डॉगी भोलू ने भी अपने दोनों हाथ जादुई मछली के सामने जोड़ लिए। आओ गुड़िया, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें नदी की सैर कराती हूँ। ठीक है मछली रानी, मैं भोलू को भी साथ में ले लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आओ भोलू, तुम भी गुड़िया के साथ मेरी पीठ पर बैठ जाओ। गुड़िया और भोलू जादुई मछली की पीठ पर सवार हो गए और नदी की सैर शुरू हो गई। जादुई मछली आंखें मटकाकर तैर रही थी और गुड़िया और भोलू को बहुत मजा आ रहा था। नदी में रंग बिरंगे मेंढक और मछलियां दिखाई पड़ रही थी। अचानक उनके सामने एक बड़ा सा मगर आ गया। गुड़िया डर गई और भोलू भौंकने लगा। गुड़िया, तुम जरा भी मत डरना। इतना कहकर जादुई मछली ने अपनी आंखों से एक जादुई रोशनी मगर पर फेंकी। मगर उल्टे पांव पानी में लौट गया। गुड़िया ताली बजाने लगी। मछली रानी ने गुड़िया और भोलू को किनारे पर उतार दिया। गुड़िया, हम रोज मिलेंगे। मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी। तुम किसी भी बात की चिंता मत करना। मैं तुम्हें एक चेन दे रही हूँ। इसको हमेशा संभाल कर अपने गले में डालकर रखना। इसे कोई चुरा नहीं सकेगा और ये तुम्हारी सदा हिफाजत करेगी। इतना कहकर जादुई मछली ने एक शानदार सोने की चेन जिसमें एक पेंडल लगा हुआ था, गुड़िया के हाथ पर रख दिया। गुड़िया ने उसे अपने गले में पहन लिया। गुड़िया धुले हुए कपड़े लेकर भोलू के साथ घर पहुंच गई। आपने इतने ज्यादा कपड़े धोने के लिए दिए थे तो समय तो लगेगा ही। तू चुप रह, हमेशा उसकी तरफदारी करता रहता है। सारिका की नजर गुड़िया के गले में पहनी सोने की चेन पर पड़ी। ये चेन तुझे कहाँ से मिली? माँ, मुझे मछली रानी ने ये चेन दी है। वे बहुत अच्छी है। हाँ, गुड़िया सही कह रही है। मछली रानी ने इसके पैर की मोच भी ठीक कर दी और हम दोनों को नदी की सैर भी कराई। बड़ा मजा आया। सचमुच बहुत अच्छी है मछली रानी। सारिका हैरान होकर दोनों को देखने लगी। उसके दिमाग में तो सोने की चेन नाच रही थी। रात में जब गुड़िया सो रही थी तब वे चुपके से उसके पास गई और जैसे ही उसने चेन को छुआ, उसे बड़े जोर का एक ऐसा झटका लगा जैसे उसने बिजली के नंगे तार को छू लिया है। वह डरकर पीछे आ गई और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। सारिका अब गुड़िया से डरने लगी थी। सवेरा हुआ। बेटा, नाश्ता कर लो, मैं घर की सफाई कर लूंगी। गुड़िया भी माँ के बर्ताव में परिवर्तन देखकर अचंभित थी। गुड़िया, क्या तुम्हारी मछली रानी बहुत सारा धन और सोने चांदी के गहने दे सकती है? आज मैं मछली रानी से पूछूंगी। अगर उन्होंने मुझे सोने चांदी के गहने और धन दिया तो मैं ले लूंगी। अच्छा बेटा, तुम जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना परोसती हूँ। सारिका और गुड़िया साथ में बैठकर खाना खाते हैं। बेटा, मछली रानी के पास जाओ और खूब सारा धन लेकर आओ।
गुड़िया अपने डॉगी भोलू के साथ नदी के किनारे पहुंच जाती है। मछली रानी जल्दी आओ, हमें नदी की सैर कराओ। आ जाओ हे गुड़िया प्यारी, सैर की पूरी है तैयारी। गुड़िया और भोलू झट से मछली रानी की पीठ पर सवार हो जाते हैं और तेज रफ्तार से सैर शुरू हो जाती है। आपसे एक बात पूछनी है। हाँ हाँ, पूछो पूछो। क्या आप मुझे धन दौलत और सोने चांदी के गहने दे सकती हो? इतनी सी बात? ठीक है, तुम जो चाहोगी दे दूंगी। जादुई मछली ने गुड़िया और भोलू को नदी के किनारे उतार दिया। इसके बाद उसने अपनी आंखों के एक तेज प्रकाश से किनारे पर एक रथ प्रकट कर दिया और उस पर धन दौलत और सोने चांदी के गहनों से भरा हुआ एक बड़ा बक्सा भी आ गया। उसने गुड़िया को भी सुंदर वस्त्र से राजकुमारी की तरह सजा दिया। भरी संपत्ति इस पर भारी, गुड़िया रथ पर करो सवारी। गुड़िया ने दोनों हाथ से जादुई मछली को प्यार किया और भोलू के साथ रथ पर सवार हो गई। रास्ते में दो बदमाश लूट की नियत से रथ के सामने आ गए। वे जैसे ही गुड़िया के पास पहुंचे और उसे छुआ, एक बड़ा तेज का झटका दोनों को लगा और दूर जाकर पानी से भरे हुए गड्ढे में गिर गए। उनका चेहरा देखने लायक था। गुड़िया हंसने लगी और भोलू भी बहुत खुश हो गया। गुड़िया और भोलू जब खजाने से भरे हुए रथ के साथ घर पर पहुंचे, तब सारिका सब कुछ देखकर खुशी से पागल हो गई। गुड़िया के पिता राजन भी मौके पर मौजूद थे। जब उन्हें सारी जानकारी मिली, तब उसने अपनी पत्नी को समझाया। हमें भगवान ने इतना कुछ दिया है, फिर भी तुम लालच क्यों करती हो? भगवान हमें जब दे रहे हैं तो लेने में क्या ही बुराई है। सारिका की लालच बढ़ती ही गई। वे आए दिन गुड़िया से कहकर सोना चांदी धन संपदा मांगने लगी। उसकी लालच इतनी बढ़ गई कि वे धन की अधिकता से पागल हो गई। वे कभी अपने बाल नोचती, कभी जोर जोर से हंसने लगती और कभी रोते हुए बैठ जाती थी। बेटा, जादुई मछली से कहकर अपनी माँ की तबीयत ठीक करवाओ, मुझे इनकी बहुत चिंता हो रही है। गुड़िया नदी पर जादुई मछली के पास गई। मछली रानी, मेरी माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं है, उन्हें ठीक कर दो। अधिक लालच का परिणाम सदैव बुरा होता है। गुड़िया, तुम निश्चिंत होकर जाओ, वो ठीक हो गई हैं। गुड़िया जब घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी माँ ठीक हो गई थी। गुड़िया बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, फिर भी तुमने सदा मेरे साथ अच्छा व्यवहार ही किया, मेरा हर इच्छा का सम्मान किया। मैं बहुत लालची हो गई थी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। इतना कहकर सारिका ने गुड़िया को अपने सीने से लगा लिया। गुड़िया के पापा मुस्कुरा रहे थे। हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए, हमें अधिक लालच नहीं करना चाहिए। सत्यवान एक दुकानदार था। उसकी दुकान केवल आसपास के इलाके में ही नहीं, परंतु दूर दराज के शहरों में भी अच्छी तरह जानी जाती थी। मगर समय के साथ उसका व्यापार उसकी ताकत नहीं, अपितु धन बन गया। यूं तो किसी भी व्यापारी का दीन और धर्म उससे ईमानदारी की अपेक्षा करता है, लेकिन आजकल के इस दौर में जाने कौन इस आचरण का प्रमाण बनेगा। सत्यवान नाम से तो सत्य का पुजारी था, परंतु काम से एकदम उल्टा। उसे ये यकीन हो गया कि अब यदि वो लकड़ी के उस बैट को चांदी का भी कह दे तो भी वो उसे बेच ही देगा। सत्यवान की दुकान पर काम करने वाले विनोद और जावेद भी उससे परेशान होने लगे थे। शुरुआती दिनों में तो सही काम सही दाम के नारे पर उसकी दुकान का भला काम चलता था, लेकिन देखते ही देखते वो केवल एक कहने की बात बन गई। छोटी छोटी गलतियों को बड़ा बताकर वो अपने सहकर्मियों के पैसे काटने लगा था और उन पैसों से अपनी जेब भरने लगा था। खुद को लाचार पाकर विनोद और जावेद चुपचाप काम करते रहे। समय के साथ वो अब गुणवत्ता के खेल उपकरण बेचने लगा था, लोगों को ठगने लगा था और लोगों के पैसे से अपनी तोंद भरने लगा था। उसकी बीवी शांति भी कहाँ कम थी। कहते हैं ना, परोपकार तो घर से ही आरंभ होता है। उसी प्रकार
चोरी और लालच का आरंभ भी कुछ इसी तरह होता है। एक दिन शांति ने अपने पति से कहा, अजी सुनिए, सुमन को उसके पति ने एक शानदार सोने का हार तोहफे में दिया है। वो मैं क्या कह रही थी कि अगले महीने। इस पर सत्यवान बोला, अरे भाग्यवान, तुम कहो तो तुम्हें हीरों का हार ला कर दूं। शांति बोली, हाय, क्या सच में? जी बहुत अच्छा। और दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ शाम को घूमने निकल गए। अगले दिन सत्यवान की दुकान पर एक बड़ा ऑर्डर आया। 2 हफ्ते बाद शहर में स्केटिंग की प्रतियोगिता आरंभ होने जा रही थी। तभी उस स्कूल के शिक्षक को सूझा कि वो सत्यवान की दुकान पर जाकर बच्चों के लिए स्केट्स का प्रबंध कर दे। उसने सत्यवान से कहा, जी नमस्ते, मैं बालवीर विद्यालय का शिक्षक हूँ। अपने विद्यालय के प्रतिभागियों के लिए स्केट्स के प्रबंधन हेतु यहाँ आया हूँ। अभी सत्यवान अपनी दुकान पर नहीं आया था, केवल उसके कर्मचारी जावेद और विनोद ही उपस्थित थे। जावेद समझता था कि इतने कम समय में इतना भारी ऑर्डर ले पाना संभव नहीं, इसलिए उसने इस ऑर्डर को लेने से इनकार कर दिया कि तभी सत्यवान वहां आ पहुंचा। सत्यवान बात काटते हुए बोला, क्या बात कर रहे हो जावेद? तुम तो किसी लायक भी नहीं, हटो, मुझे बात करने दो। अरे महोदय, आप निश्चिंत रहिए, आपका ऑर्डर सही समय पर आपको मिल जाएगा। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, आपको मिल जाएगा बस। शिक्षक बोले, मगर आपके सहकर्मी तो कह रहे थे कि अरे छोड़िए इन्हें, ये जरा इस व्यवसाय में नए हैं। देखिए, आपका ऑर्डर पूरा हो जाएगा वक्त पर। और इस प्रकार शिक्षक ऑर्डर का आधा दाम भरकर चला गया। तभी जावेद बोल पड़ा, परंतु साहब, इतने कम समय में हम अच्छे और सही मूल्य के स्केट्स का प्रबंध कैसे कर पाएंगे? कि तभी सत्यवान बोला, स्केट्स का मूल्य सही होना चाहिए, फिर चाहे वे स्केट्स अच्छे हो या ना हो। ये सुनकर जावेद और विनोद उठ खड़े हुए और सत्यवान की कही गई बात को गलत ठहराने लगे। इस पर सत्यवान ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। जावेद ने बोला, ऐसी लालच भरी कमाई से तो बेहतर है कि मैं कुछ और ही काम ढूंढ लूं। तभी विनोद बोल पड़ा, सेठ जी, लालच बुरी बला होती है, याद रखिएगा सेठ जी, लालच बुरी बला होती है। यह कहकर जावेद और विनोद दुकान से निकल गए। विनोद और जावेद की दुकान छोड़ जाने के पश्चात भी सत्यवान को अक्ल नहीं आई। उसके घमंड को ठेस पहुंची। वो स्वयं ऑर्डर पूरा करने में जुट गया। उसकी पत्नी शांति ने भी एक बार के लिए सत्यवान को ये करने से रोका, परंतु अपने घमंड में चूर अब सत्यवान किसी की नहीं सुनने वाला था। सत्यवान ने सारा ऑर्डर खुद ही पूरा किया और कम से कम पैसों में खराब सामान पहुंचा दिया। कुछ दिनों बाद सुबह उठकर अभी सत्यवान ने चाय का पहला प्याला लिया ही था कि तभी उसकी नजर अखबार के मुख्य समाचार पर गई। 15 छात्र स्केटिंग टूर्नामेंट में हुए जख्मी। ये पढ़कर तो जैसे सत्यवान हक्का बक्का रह गया। शहर में आयोजित स्केटिंग टूर्नामेंट में 15 प्रतिभागी बुरी तरह से जख्मी हुए थे। ये सभी प्रतिभागी बालवीर विद्यालय के छात्र थे। बताया जा रहा था कि इन प्रतिभागियों के स्केट्स के टायर बीच खेल में ही धीरे धीरे टूटने लगे। गति में होने के कारण छात्र अपने आप को नियंत्रण में न रख पाए और बारी बारी से गिरते रहे। शुरुआत में तो केवल 2 ही छात्रों के साथ ऐसा हुआ, मगर खेल खत्म होते होते ये संख्या 15 तक पहुंच गई। ये पढ़कर तो जैसे सत्यवान पसीने से। तभी शांति रोते हुए कमरे में वो हार लेकर आई और कहने लगी, देखिए, यदि आपने इस कमाई से ये हार मुझे तोहफे में दिया है, तो इस हार का अब मुझे कोई लोभ नहीं है।
सत्यवान को अपने लालच पर बहुत पछतावा हुआ और उसने सारे कमाए हुए पैसे उन छात्रों के अस्पताल की फीस भरने में लगा दी। उसने जावेद और विनोद से हाथ जोड़कर माफी मांगी और आगे से उन्हें अपने व्यवसाय में बराबर की भागीदारी भी दे डाली। सही काम सही दाम, अब से यही उनका सिद्धांत बन गया। इस कहानी से बच्चों हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लालच का परिणाम बहुत बुरा होता है, जो कि हमें जिंदगी भर चुकाना पड़ता है।